नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो 3 प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसका आंसर हमने आपको बताया था कि बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में इसकी स्थापना की जाएगी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है और इसका नाम क्या है? इसको लेकर भी कंप्लीट जानकारी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में और इसका जो नया नाम दिया गया है ये दिया गया नेशनल हाईवे 319 बी। और तीसरा प्रश्न था कि हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का नाम क्या रखा गया है, जिसका अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। तो ये प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित होना है और ऐसे में आप ये ध्यान रखेंगे इसका शुभंकर अर्थात जो मस्कट का नाम दिया गया है ये बॉम्बन दिया गया है। हालांकि हाल ही में जितनी प्रतियोगिता आयोजित हुई है इसको लेकर हमने विस्तार पूर्वक जो उसका शुभंकर है वो हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो बिहार में आयोजित होने वाले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। आप इस सीरीज के वीडियो को डेली सुबह 6 बजे देखने का आदत बनाइए, आपकी कंटिन्यूटी ही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सीरीज में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है जो मूल रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। आपको दूसरे सोर्स पर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से होगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान यानी कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है, अर्थात इसे शॉर्ट में आद्रे भी कहा जाता है। इस संस्थान को यानी कि एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान को आद्री भी कहकर संबोधित किया जाता है। तो अभी हाल ही में बिहार की किस महिला को इसका सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि अस्मिता गुप्ता। अब यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ विस्तार पूर्वक। दरअसल डॉक्टर अस्मिता गुप्ता को हाल ही में एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान अर्थात एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात आद्री का नया सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि वे पटना की रहने वाली है, पटना बिहार की रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसके पिता डॉक्टर शैबल गुप्ता पटना में एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान के संस्थापक और सदस्य सचिव थे। डॉक्टर शैबल गुप्ता को लेकर हमने कुछ जानकारी आपको पिछले साल दिया था, ये नाम से आप परिचित होंगे। आपको ध्यान रखना कि डॉक्टर शैबल गुप्ता को वर्ष 2022 में मरणोपरांत भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको याद आ रहा होगा ये जानकारी हमने आपको पिछले साल दिया था। दरअसल यहाँ पर पद्मश्री की बात हुई जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हालांकि 2023 को लेकर जो बिहार को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है ये भी जानकारी हमने आपको दिया था। 2023 में पूरे भारत से 106 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। और इन 106 पुरस्कारों में से 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन बिहार की दृष्टिकोण से बात करें तो 3 बिहारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक नाम है सुभद्रा देवी जो कि कला के लिए, और दूसरा आनंद कुमार शिक्षा के लिए, तीसरा कपिल देव प्रसाद कला के लिए। इन तीनों को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर बिहार के संदर्भ में कुछ जानकारी हमने आपको दिया है कि पहला पद्मश्री पुरस्कार 1961 में सामाजिक कार्य के लिए अमाल शाह को दिया गया था। बिहार की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बिहार के अमाल शाह को 1961 में पहली बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 1961 में मिला था बिहार को। अब तक कुल मिलाकर 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखेंगे, नो डाउट यहाँ से अपने एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 50% अनुदान देगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पर नजर डालिए। पहला पॉइंट है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कटहल की खेती पर प्रति इकाई लागत जो सरकार द्वारा निर्धारित है यह है 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। तो इसका 50% अर्थात 30,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। प्रति हेक्टेयर जो राशि का कर सकते हैं, इकाई लागत का जो बिहार सरकार की तरफ से कर सकते हैं आंकड़ा तैयार किया गया वो है 60,000 का, और इसका 50% अर्थात 30,000 रुपये का अनुदान देगा कटहल की खेती पर।
और वहीं पर कुछ चीज़ें और भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त पपीता की खेती करने पर या फिर पपीता की खेती करने के लिए प्रति इकाई लागत जो कि 60,000 निर्धारित है, 60,000 प्रति हेक्टेयर, तो इसका 75% अनुदान अर्थात 45,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा बिहार के किसानों को। तो ये चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर चूँकि बागवानी की बात हुई, तो ऐसे में 2 दिन पहले ही एक जानकारी हमने आपको दिया है। आपको याद होगा कि राज्य में बागवानी को अर्थात बिहार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विभाग को प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही ये जानकारी हमने आपको दिया है। बिहार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ही बिहार को ये पहला पुरस्कार मिला है। हालांकि एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी आपके समक्ष रखा है। नो डाउट यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। उद्यान निदेशालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट है और यहाँ पर जो चीज़ें आप देखेंगे ये बिहार के संदर्भ में ही हमने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे कि लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार वर्तमान में देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। आलू उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है बिहार। आम और शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर। केला उत्पादन में बिहार अब देश में 7वें स्थान पर है। इस तरह के आंकड़े को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। इस तरह के प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि नीचे यहाँ पर प्रतिशतता के दृष्टिकोण से जो उत्पादन है उसका जिक्र यहाँ पर हमने किया है, तो आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मशरूम के बारे में लिखा गया कि मशरूम का 10% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। लीची का 40% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। उसी प्रकार से मखाना का 85% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। लंबी भिंडी का 13% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है। अच्छा, यहाँ पर मखाना की बात हुई तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगस्त 2022 में बिहार के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिला है और कृषि कैटेगरी में मिथिला मखाना जीआई टैग प्राप्त होने वाला बिहार से 5वां उत्पाद था। लेकिन अभी हाल ही में 6ठा उत्पाद बना है कृषि कैटेगरी में मरचा चावल। ये सारी बातें आपको याद होगा अगर रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियोज को आपने फॉलो किया है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं टेस्ट सीरीज से संबंधित, खास करके वैसे छात्रों को जो शिक्षानंद बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो एग्जाम आपका आयोजित होना है 30 सितंबर 2023 को। इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर यह कोर्स संचालित है जिसमें ये तमाम चीजें आपको उपलब्ध कराई गई है। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 40 टेस्ट पेपर इसमें आपको मिलने वाले हैं ऑनलाइन मोड में, जो घर बैठे आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। और इस कोर्स को परचेज करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, जब आप एप्लीकेशन पे कोर्स को परचेज करेंगे तो वहां पर इस प्रोमो कोड का आपको इस्तेमाल करना BM100 का, जिसके बाद इसमें आपको इस कोर्स में लगभग 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक नाम मात्र का फी है, जितने हम मटेरियल आपको दे रहे हैं उस आधार से देखें तो ठीक है। ये तमाम मटेरियल अगले 1 साल तक आप एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी शिकायत है कि सर अगर हम इस कोर्स को परचेज करते हैं तो क्या 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा? बिल्कुल हाँ, यही कोर्स अपग्रेड होकर ये 70वीं बीपीएससी के लिए संचालित होगा। अगर आप अभी से मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ पर भी ये आपको काम आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, आपका मेंबरशिप जितने दिन का रहेगा उतने दिनों तक यहाँ पर रेगुलर आपको मटेरियल मिलता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? दरअसल इस तरह का प्रतिबंध अभी हाल ही में रूस के द्वारा लगाया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 जुलाई 2000 के नए कानून पर हस्ताक्षर करते हुए देश में LGBTQ+ समुदाय को समलैंगिक विवाह या फिर लिंग बदलकर शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये प्रतिबंध लगा गया है पूर्ण रूप से रूसी सरकार द्वारा या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। अब यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है LGBTQ, आखिर होता क्या है? इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, LGBTQ आखिर होता क्या है। तो इसमें जो अल्फाबेट का प्रयोग किया गया LGBT या फिर Q+, तो इसमें इसका जो अर्थ होता है ये होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर आदि शब्दों को या फिर आदि को मिलाकर जो एक शब्द बना है इसे कहा जाता है LGBTQ। अर्थात इस तरह के समुदाय को चिन्हित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है LGBTQ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे रूसी सरकार ने इस तरह के समुदाय को या फिर समलैंगिक विवाह या फिर लिंग बदलकर शादी करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पे हमने जानकारी दिया है, दरअसल यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर की हमने चर्चा किया, ऐसी ही जानकारी 2 दिन पहले हमने आपको दिया था, जो कि राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को, जिनका नाम है नूर शेखावत, तो इनको पहली बार जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किन्नर को उनका जन्म प्रमाण पत्र कह सकते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इस तरह से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर किन्नर की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी बिहार के संदर्भ में भी हमने आपको दिया था
कि हाल ही में पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था और बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से 2016 से किन्नर महोत्सव का आयोजन यहाँ पर पटना में किया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी ध्यान रखिए। हालांकि इसके अतिरिक्त बिहार में कई सारे और भी महोत्सव आयोजित हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि हमने कई बार आपको जानकारी दिया, जैसे कि आम महोत्सव, सूफी महोत्सव, बाजरा महोत्सव, थावे महोत्सव, पक्षी महोत्सव कलरव और साथ साथ किन्नर महोत्सव, ये तमाम जानकारी आपको ऑलरेडी दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके ये तमाम चीज़ों को पुनः से यहाँ पर पढ़ लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में वाटर एटीएम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा वाटर एटीएम की शुरुआत की गई। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए 500 नए वाटर एटीएम लगाने की शुरुआत की है और इन वाटर एटीएम के जरिए राजधानी दिल्ली के नागरिकों को आरओ शोधित स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जिस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इस तरह का पहल अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, दरअसल दिल्ली की बात यहाँ पर हुई तो आईटी दिल्ली को लेकर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई पॉइंट में आप इसे रखेंगे। दरअसल हाल ही में आईटी दिल्ली संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है और इस तरह से देखें तो भारत के बाहर अपना परिसर स्थापित करने वाला आईटी मद्रास के बाद यह दूसरा संस्थान है। पहला जो संस्थान है यह आईटी मद्रास, और आईटी मद्रास ने जो घोषणा की तंजानिया में अपना एक परिसर स्थापित करने को लेकर, और इसको लेकर समझौता भी हो चुका है। लेकिन अभी हाल ही में आईटी दिल्ली ने यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में स्थापना को लेकर घोषणा की है। तो इस प्रकार आईटी दिल्ली ये दूसरा संस्थान बना है भारत का, जो कि भारत के बाहर अपना एक परिसर स्थापित करेगा। ये दोनों पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि यहाँ पर हमने जल की चर्चा की, तो ऐसे में ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, जबकि अगर हम बात करें एसिडिक विलयन जब जल में डाला जाता है तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम हो जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर क्षारीय विलयन का अगर प्रयोग किया जाए जल में या फिर इसमें मिलाया जाए तो इसका पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक हो जाएगा। और पीएच जो स्केल होता है उस पर कितने से कितने तक दर्शाया जाता है, ये भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पीएच स्केल पर जो दर्शाया जाता है, जो अंक जो मान होता है वो कितना से कितना तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। आपको मालूम होगा 0 से 14 तक पीएच स्केल का मान होता है, एग्जाम में एक बार आपके पूछे गए हैं। हाँ, और यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे, इसके बीच में मध्य में जो आता है 7, जो इसका मान 7 होता है उसे न्यूट्रल अर्थात उदासीन कहा जाता है। तो इस लिहाज से देखें जो तो शुद्ध जल जो होता है ये उदासीन या फिर न्यूट्रल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने निम्न में से किसे डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि शशि थरूर, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में बीच में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, दरअसल जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ने 23 जुलाई 2023 को आयोजित एक समारोह में डॉक्टर शशि थरूर को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ने यह सम्मान दिया है शशि थरूर को। कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हमने शामिल किया है, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल हाल ही में डॉक्टर विजय दादरा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइट अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड का विमोचन कांग्रेसी नेता व सांसद डॉक्टर शशि थरूर द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। और शशि थरूर को लेकर कुछ जानकारी हमने इस प्रकार से भी आपको दिया था कि अक्टूबर 2024 में शशि थरूर को पराजित कर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नए अध्यक्ष है कांग्रेस के, ये शशि थरूर को पराजित कर ही बने थे अक्टूबर 2024 में। हालांकि इस लिहाज से देखें तो 24 साल के बाद कांग्रेस में कोई गैर गांधी परिवार से इसका अध्यक्ष बना है कांग्रेस का। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, इसका जिक्र यहाँ पर हमने किया है। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भाजपा की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भारत की प्रमुख राजनीतिक दल है और दोनों की स्थापना में तकरीबन 1 दशक का अंतर है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको एक जानकारी देता हूँ, खास करके वैसे छात्रों को जो घर बैठे बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। इसको लेकर एक सीरीज चैनल पर स्टार्ट हुआ है, करेंट अफेयर्स टेस्ट नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके वीडियोस को देख सकते हैं। इसका 2 वीडियो आ चुका है, ये 9:30 बजे रात्रि से लाइव होता है, 10:30 बजे रात तक। आप इसको जरूर अटेंड कीजिए। यहाँ पर पिछले 10 से 11 मंथ का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है वो आपको देखने को मिलता है।
निश्चित तौर पर ये आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन करता है। आप इसमें ज्वाइन कीजिए, जिससे आपकी तैयारी का बेहतर तरीके से आप खुद ही मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि 27 जुलाई 2023 को गुजरात में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? गुजरात में किस स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि गुजरात के हिरासर में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह राजकोट के आसपास है, स्थान है हिरासर, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है कि 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजकोट के पास हिरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। और इसके निर्माण लागत की बात करें तो 1405 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है और ये 1500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और एक साथ यहाँ पर 14 विमानों को पार्क करने की क्षमता है। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और इस हवाई अड्डे का एक नया नाम दिया गया राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने एक एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल किया है, जो आप यहाँ पे विकल्प नंबर ए में देख रहे हैं मेहसाना, इसी से ये संबंधित है। दरअसल आप सभी को जो हमने जानकारी दिया था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 17 जून 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इस चौथे संस्करण के तहत आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ स्कूल के रूप में जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात को सम्मानित किया गया था, यानी कि भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कूल चुना गया था ये जमियतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात को। हालांकि सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो खिताब मिला ये मध्य प्रदेश को मिला, सर्वश्रेष्ठ जिला का खिताब गंजम को मिला, जो कि उड़ीसा का एक जिला है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि अगर हम बात करें राज्य श्रेणी में बिहार की, तो पहली बार इस चौथे संस्करण में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त तौर पर तीसरा पुरस्कार मिला है। ये जानकारी आपको याद होगा, हमने दिया है आपको। नेक्स्ट 7वें प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है कि हाल ही में तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आप यहाँ पर इस तस्वीर में तेंजिंग यांगी को देख सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। ये चीज यहाँ से ध्यान रखना है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनने का गौरव अभी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि कानपुर जेल में बंद कैदियों के लिए किस तिथि को रेडियो स्टेशन शुरू की जाएगी? तो जो घोषणा हुई है, घोषणा के आधार पर 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत होनी है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम घोषणा के अनुसार 15 अगस्त 2023 अर्थात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। कहाँ पर? तो कानपुर जेल में। और इसको लेकर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना, जैसे इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जेल का माहौल को बेहतर बनाना और बंदियों के अंदर रचनात्मकता का विकास करना ही इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर इसकी घोषणा हुई है और ये कार्य प्रगति पर है। 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है रेडियो से ही संबंधित। दरअसल कुछ जानकारी हमने हाल ही में दिया था कि हाल ही में नई दिल्ली में 23 से 24 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय नवे क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया ये सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो इसके तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में ग्रीन रेडियो सबौर बिहार को कार्यक्रम पोषण श्रृंखला के लिए तृतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ग्रीन रेडियो सबौर बिहार को सम्मानित किया गया। और एग्जाम में अगर पूछा जाए किस कार्यक्रम के लिए, तो पोषण श्रृंखला कार्यक्रम के लिए ही बिहार को यह तीसरा सम्मान मिला है विषयगत पुरस्कार श्रेणी में। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जो मंजूरी दिया गया इसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 21। हालांकि इसमें से कुछ पहले ही शुरू हो चुके हैं, वो सारी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट है कि भारत सरकार ने हाल ही में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। कनेक्टिविटी बढ़ाने और हवाई यात्रा पहुंच को बढ़ावा देने के लिए हवाई अड्डे देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। यही इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इस तरह का मंजूरी दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस 21 में से 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पहले ही चालू हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर 10 और निर्माण होना है, जो कि आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि इन 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में से बिहार को एक भी नहीं मिला है। यानी कि जो 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण होना है, बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में एक भी जगह पर इसका निर्माण नहीं होगा, यानी कि बिहार को एक भी नहीं मिला है। हालांकि बिहार के बारे में एक जानकारी आपको दे दूं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दरभंगा में खुले हवाई अड्डे से 8 नवंबर 2020 को हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी,
दरअसल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 2020 में केंद्र सरकार ने भारत के 63 शहरों में या फिर 63 जगहों पर ये हवाई अड्डे का निर्माण किया था। और अगर बात करें हम दरभंगा एयरपोर्ट की, तो दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर 2020 को हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी। और एक जानकारी हमने आपको दिया था कि मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला जो हवाई अड्डा बना है वो बना है दरभंगा हवाई अड्डा। ये बातें आपको याद होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि गुजरात। दरअसल हमने आपको 2 दिन पहले जानकारी दिया था कि सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने किया है। उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 की घोषणा की है। यानी कि अगले 5 वर्षों के लिए इस नीति का अनावरण या फिर घोषणा किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। और गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और इसी के लिए फिर इसी दिशा में अभी हाल ही में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 जुलाई 2023 को यहाँ की जो राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ये सभी संबंधित है गुजरात से। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न होगा कि किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो घोषणा के आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि कार्तिक आर्यन। आप यहाँ पर इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना कि बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को 11 अगस्त 2023 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित हुआ था, उसकी जानकारी यहाँ पर हमने दिया है। हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने, वो सारी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब मिला ये राजकुमार राव को बधाई 2 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। हालांकि 2023 में अब तक जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित हुए हैं सभी में ये कॉमन रूप से आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किन्हें मिला, तो आलिया भट्ट को ही मिला है। अधिकतर में आलिया भट्ट को ही मिला है, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। और इस 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित एक जानकारी ये ध्यान रखेंगे कि इसके तहत फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रेम चोपड़ा को सम्मानित किया गया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में पहली बार बिहार में भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन हुआ था 2023 में। ये इसका पहला संस्करण है और हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। ठीक है, ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए। और भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब मिला ये दिनेश लाल यादव को मिला। और वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला पाखी हैंगड़े को। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको जानकारी दूंगा इस वाले के बारे में, भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मनोज तिवारी को सम्मानित किया गया। हालांकि ये जानकारी हमने पहले भी विस्तार पूर्वक दे दिया है, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। शारदा सिन्हा को भोजपुरी संगीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कुछ ऐसे फैक्ट है यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें। और मनोज तिवारी को लेकर 2022 में जो आपका एग्जाम आयोजित हुआ बीपीएससी वाला, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उस समय मनोज तिवारी थे, लेकिन अभी वर्तमान में है मैथिली ठाकुर। ये भी चीजें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को कारगिल दिवस मनाया जाता है? तो आपसे भी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को, तो 26 जुलाई को। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्यों मनाया जाता है। हालांकि बहुत सारे छात्र जानते भी होंगे, दरअसल 1999 में पाकिस्तान पर भारत को मेरी जीत की याद को चिन्हित करने के लिए ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप कि आप यहाँ से इसे याद रखेंगे। चलिए आज के इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और जो जानकारी हमने इस कोर्स के बारे में आपको दिया था, आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करते समय आप इस प्रोमो कोड का अप्लाई करेंगे वहाँ पर कोर्स को परचेज करते समय, जिसमें आपको लगभग 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है कोर्स में। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि नवे सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला? दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा बिहार में कहां पर 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया? और अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हाल ही में INS युद्धपोत INS कृपाण सौंपा है? ये तमाम जानकारी आपको हमने दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।